नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया। दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर बात की। तेल और गैस से भरे जहाज को होर्मुज से सुरक्षित निकालने पर बात हुई। ट्रंप युद्ध रोकने की पहल कर चुके हैं। वो ईरान के साथ डील के लिए तैयार भी हैं, लेकिन ईरान तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त भी बम और गोले चल रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का युद्ध बन गया है। ट्रंप का युद्ध विराम बारूद के धुएं में उड़ चुका है। मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है। अमेरिका और इजरायल अभी भी ईरान पर अटैक कर रहे हैं। और ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। 5 दिन के सीज फायर के ऐलान के बावजूद अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान के बड़े शहर इस्फहान और ईरान के न्यूक्लियर साइट बुशहर में ताबड़तोड़ अटैक किए। इस्फहान में गैस प्लांट की बिल्डिंग पर हमला हुआ। बुशहर में ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले प्लांट पर बमबारी हुई। ईरान के दक्षिणी शहर खुर्रम शहर में गैस पावर प्लांट तक जाने वाली गैस पाइपलाइन बम धमाके से उड़ गई। बिजली सप्लाई कट जाने से पूरे शहर में अंधेरा छा गया। इजरायल खास तौर पर ईरान के नॉर्थ पर हमला कर रहा है। ईरान के बिजली, पानी और गैस के प्लांट्स इजरायल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने इजरायल को टारगेट करके मिसाइलों की नई खेप दाग दी। ईरान की मिसाइलें आयरन डोम, एरो, पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए इजरायल में कहर बरपा रही हैं। ईरान के हमलों से इजरायल में कई बिल्डिंगें तबाह हो गईं। 200 से ज्यादा यहूदी घायल हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने कहा है कि अब वो भी इजरायल और खाड़ी के अरब देशों के बिजली स्टेशनों को उड़ाएगा। इस धमकी के फौरन बाद ईरान ने कुवैत, UAE, बहरीन और सऊदी अरब के पावर प्लांट्स पर हमले कर दिए। ईरान ने यहां 20 ड्रोन मारे। ड्रोन गिरने से कुवैत के पावर ग्रिड को नुकसान हुआ। ईरानी हमले के बाद कुवैत के कई पावर स्टेशन से बिजली सप्लाई ठप हो गई। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू हमले रोक नहीं रहे हैं। ईरान के साथ साथ वो लेबनान को भी टारगेट कर रहे हैं और युद्ध के बहाने नेतन्याहू साउथ लेबनान की कुछ जमीन हथियाने के चक्कर में है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डायलॉग की रट लगा रहे हैं, वो ईरान से डील करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो युद्धपोत और अमेरिकी मरीन्स के 5000 कमांडो को पर्शियन गल्फ की तरफ भेज रहे हैं। ईरान भी युद्ध जारी रखना चाहता है। ईरान की संसद मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने ट्रंप को पंटर बता दिया है। गलीबाफ का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति फेक न्यूज फैलाकर शेयर बाजार और तेल बाजार को मैनिपुलेट कर रहे हैं। युद्ध के इसी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 भाषण हो गए। फर्स्ट पार्ट लोकसभा में हुआ और सेकंड पार्ट राज्यसभा में हुआ। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो
इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। मोदी बार बार कोविड का जिक्र करके ये बता रहे हैं कि संकट बहुत बड़ा है। इस युद्ध से हिंदुस्तान का कोई लेना देना भले ना हो, लेकिन युद्ध का असर हम पर भी पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के 2 टैंकर निकालने में 5 दिन लग रहे हैं। युद्ध अगर लंबा खिंच गया तो भारत की इकोनॉमी डाउन जा सकती है। तेल और गैस का संकट आज जितना बड़ा दिख रहा है, संकट इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी उसी संकट के लिए देश के लोगों को तैयार कर रहे हैं। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। धीरज, संयम और शांति का जिक्र करके मोदी आहिस्ते से डरा रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी उससे भी ज्यादा डरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त राज्यसभा में मिडिल ईस्ट के हालात पर बयान दे रहे थे, उस वक्त उनका भाषण सुनने की जगह राहुल गांधी मोदी की बातों को खारिज करने में लगे हुए थे। राहुल ने जो भाषण सुना भी नहीं, उस पर भी जजमेंट दे दिया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. ये तो सबको दिख रहा है. Irrelevant भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. अभी शुरुआत हुई है. मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं. उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका
और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे, आप देख लेना। राहुल जो एक लाइन पकड़ लेते हैं, बार बार उसी लाइन को रिपीट करते हैं। इन दिनों राहुल ने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाला जुमला पकड़ रखा है। राहुल बार बार वही टेप बजाते हैं। राहुल अकेले नहीं है, विपक्ष के कुछ और नेता भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन ममता की, अखिलेश की, तेजस्वी की, इन सबकी मंशा एक है, युद्ध के बहाने मोदी को घेर लो, मोदी को डाउन कर दो। भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे, ये फिर एक बार मौका मिला है। मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी अगर इजराइल ना गए होते, प्रधानमंत्री जी के एक दिन इजराइल जाते हैं और नेक्स्ट डे हमला हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी को बता करके हमला किया गया तो ईरान हमारा बहुत अच्छा और पारंपरिक दोस्त था, तो बहुत खराब है। और अगर उनको बिना बताए हमला किया, ये उससे ज्यादा खराब स्थिति है। तो एक ट्रैप के अंदर जो प्रधानमंत्री जी जाकर वहां फंसे हैं और देश को इस स्थिति में ला दिया कि कहाँ महाशक्ति और विश्व के अंदर 5वें नंबर की ताकत बन रहे थे और कहाँ हमें कोई पूछने को तैयार नहीं है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा है। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। बीच युद्ध बंगाल में चुनाव है, जिसे जीतना भी है। मोदी के लिए बंगाल जीतने का मौका 5 साल बाद आया है। ममता को भी रिकॉर्ड बनाने का मौका 5 साल बाद मिला है। बंगाल में मोदी जीते तो बंग प्रदेश में पहली बार मोदी की पार्टी राज करेगी। बंगाल में ममता जीती तो बंग प्रदेश में दीदी का राज 5 साल और कंटिन्यू हो जाएगा। बंगाल चुनाव में ऊपर लोकल मुद्दे दिख रहे हैं। ममता की पूरी कोशिश है कि चुनाव लोकल मुद्दे पर ही हो जाए, लेकिन बंगाल का चुनाव युद्ध पर ही होना है। मोदी दिल्ली का काम समेटेंगे तो बंगाल जाएंगे। मोदी से पहले मजलिस वाले ओवैसी बुधवार 25 मार्च को ही बंगाल पहुंच रहे हैं। मेरा गठबंधन होगी वो ओवैसी साहब का AIM का जोड़ के नहीं चल रहा है। 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा? वो तो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई के तरफ मानते हैं। वो भी कलकत्ता में जा रहा है, तो जाने के बाद वो बड़ा भाई जो निर्णय लेगी वही मेरा हिसाब से चलेगी। मोदी के सामने ईरान का युद्ध है, ओवैसी के सामने मुसलमान हैं, जो मिडिल ईस्ट की जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ओवैसी के लिए ईरान युद्ध मुसलमानों को एकजुट करने का मौका है। बंगाल पहुंचने से पहले ओवैसी इस काम में लगे हुए हैं। आप देख रहे कि पूरे अमेरिका अपनी फौज को जमा कर रहा है। 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर भिजा दिया, 400 अपने फाइटर जेट्स को भिजा दिया। और मोदी के दोस्त नेतन्याहू उनको बोलते हैं आ जाओ ना जरा। उनको आना था, इन्हों चले गए। उसको आना था, इन्हों चले गए। क्यों गए? और जाने के बाद आप बोल रहे हमको नहीं मालूम था ऐसा होगा। आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप ये जान कर गए कि हमला होगा। आप ये जान कर गए कि अमेरिका अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 400 जेट को तैयार करके रखा था। आप निकले वहां से और वहां पर हमला शुरू हो गया। और अब क्या हो रहा है? अब गैस नहीं है। बंगाल में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP 182 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ओवैसी बंगाल की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। नंबर देखकर लगता है कि उनका स्टेक छोटा होगा, लेकिन ओवैसी की बातों का मुसलमान पर असर बड़ा होगा।
ओवैसी का मुस्लिम वोट मुसलमान के इमोशन से बढ़ता है। मोदी का हिंदू वोट नेशनलिज्म और हिंदुइज्म से बढ़ता है। युद्ध के बीच जब जब चुनाव हुए हैं, फायदा मोदी को ही हुआ है। चाहे वो पुलवामा के बाद हुआ 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए बिहार के चुनाव। बंगाल के वोटर के दिमाग पर भी युद्ध चढ़ रहा है। बंगाली हिंदुओं के दिमाग में राष्ट्रवाद घुस रहा है। बंगाली मुसलमान ईरान के बारे में सोच रहा है। मुसलमानों के इसी इमोशन को इनकैश करने के लिए 24 घंटे में ओवैसी की एंट्री होने वाली है। बंगाल चुनाव में ओवैसी के पहुंचने से पहले ही ओवैसी की पार्टी मुसलमानों के इमोशन से खेलने लगी है। यूपी में चुनाव अगले साल होगा, लेकिन यूपी में ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुसलमानों, खासकर मुस्लिम यूथ को अपनी तरफ करने के लिए पासा फेंक दिया है। हमारे साथ इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है कि हमारा कोई भी जुर्म नहीं होता था, इल्जाम की बुनियाद पर हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, कि हमें गोलियां मार दी गई सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर, और हम तड़प रहे थे, परेशान थे, चीख रहे थे। तो जिसको हमने वोट दे करके 111 विधायक जिता करके दिया, वो ये कह रहा है कि मेरी सरकार नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी खामोश है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में ऐसी बातों पर तालियां बजती हैं और ओवैसी की पार्टी तालियों के पीछे वोट देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस फोन कॉल में भी हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हुई। मोदी ने इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी पर बात की। दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर बात हुई। मोदी को फोन कॉल ट्रंप ने किया था। यह कॉल मोदी ने नहीं मिलाया था, ट्रंप का कॉल आया, तो मोदी ने डी-एस्केलेशन को सपोर्ट किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोलने की कोशिशों का समर्थन किया। मोदी के विरोधी इन बातों का जिक्र भी नहीं करते, वो समस्याएं गिनाते हैं, समाधान की बात सुनते ही नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव अभियान पर निकल चुकी हैं। ममता ने खुद उत्तर बंगाल की कमान संभाल ली है और भतीजे अभिषेक बनर्जी को साउथ बंगाल का जिम्मा सौंपा है। ममता जलपाईगुड़ी के जयंती आश्रम चर्च पहुंची और वहां ईसाई अल्पसंख्यकों के बीच समय गुजारा। इससे पहले ममता ईद के दिन कोलकाता की लाल मस्जिद गई थी और वहां मुसलमानों से बात की थी। आप सबके दिल्ली बंगाल की महापुरुष ममता बनर्जी युद्ध पर बात नहीं कर रही। ममता ने अपने लिए अलग मुद्दा चुना है, एसआईआर और चुनाव आयोग। बंगाल में पर्चे भरे जा रहे हैं, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट अब तक नहीं आई है। चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ ममता के मुकदमे की वजह से एसआईआर का प्रोसेस डिले हुआ। अब इसी बात को ममता ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। একটা ইলেকশন কমিশন তাহলে কার ইশারায় চলছে, কার কথায় চলছে? নন্দীগ্রামের বিডিও চলে আসছে ভবানীপুরে, কারণ গদ্দারের নিজের লোক বলে ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারকে কালকে চেঞ্জ করা হয়েছে। and now the cat is out of the bag। ইলেকশন কমিশনের নোটিফিকেশনে বিজেপির চিহ্ন, তো ব্যাকডোর থেকে খেলছেন কেন? সামনাসামনি খেলুন, সবাই তো বুঝতে পারছে। কালকে মধ্যরাত্রে এসআইআর লিস্ট কেন বেরোবে? এত ভয়টা কিসের? আর যেটুকু নাম উঠেছে সেটাও মনে রাখবেন, আমার কোর্টে কেস করার জন্য। लिस्टा बेर करते भय केनो? भवानीपुर में ममता के लिए कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने मोर्चा संभाल रखा है।
फिरहाद हकीम घर घर जाकर दीदी के लिए वोट मांग रहे हैं, वो भी चुनाव आयोग पर ही अटैक कर रहे हैं। सोचते हैं जो गब्बर सिंह करके थ्रेट करके डरा के करेंगे, मगर इंसान डरता नहीं है। इंसान ममता दी का पास तरफ है और सारे बंगाल में तृणमूल जॉय करेगा, क्योंकि SIR करके तुमने हत्या किया है, करीब 200 आदमी का प्राण लिया है। इंसान को काम काज छोड़ के डेली लाइन में खड़ा होना और उसके बाद ये आतंक में रखना है जो नाम होगा कि नहीं होगा। ये कि लॉटरी का टिकट मिल रहा है? हम भारत के नागरिक हैं, हमारे अधिकार है वोट देना। तुम कौन होते हो हमारे वोट काटने वाले? बंगाल में युद्ध पर वोट पड़ेगा तो हिंदू भी युद्ध देखेगा, मुसलमान भी युद्ध देखेगा। राष्ट्रवाद की हवा में मोदी का वोट बढ़ेगा। ईरान और खामेनेई के इमोशन पर ओवैसी का ग्राफ चढ़ेगा। युद्ध पर होने वाले चुनाव में ममता को घाटा ही घाटा दिख रहा है, इसीलिए वो चुनाव को SIR में फंसा कर रखना चाहती हैं। लेकिन युद्ध और धर्म युद्ध के माहौल में ममता के लिए ये काम आसान नहीं है।